स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। जालोर में वैभव गहलोत की हार क्या हुई, तमाम लोगों को इंतजार था कि इस पर कांग्रेस की ओर से किस तरह के रिएक्शंस आते हैं। अशोक गहलोत के रिएक्शन पर हमने कल बात की। आज राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा, हम सुर्खियों से आगे में इनसे बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे सचिन पायलट के रिएक्शन से। कमाल का रिएक्शन आया है। सचिन पायलट का ये कहना है कि कई जगहों पर हारे हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन जब उनसे जालोर के बारे में स्पेसिफिक पूछा गया तो उनकी अंतिम लाइन थी, अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत कर आएंगे। क्या मायने हो सकते हैं? क्या इसमें तंज है, या इसमें आगे का रास्ता है, या इसमें सचिन पायलट की समझदारी है? इसे खंगालना बहुत जरूरी है। राहुल, और कहीं इन दो शब्दों पर मेरा फोकस थोड़ा ज्यादा था, बोलिए। यानी उन्होंने जोधपुर के लिए तो मना ही कर दिया और जालोर सिरोही के लिए मना कर दिया कि आप और कहीं से। अब वो और कहीं में क्या कहना चाहते थे, वो शायद ये कहना चाहते हो। मैं इसमें परिपक्वता देखता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि और रगड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं से जीत जाएंगे। उन्होंने रगड़ाई का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बहुत संभल करके अपने शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि आगे और कहीं से जब लड़ेंगे, और कहीं से आप ये सुनिए, कोई और चुनाव जब लड़ेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं, तो मेहनत करेंगे और जीतेंगे। और सचिन ने ये मान लिया है कि जालोर में वैभव का स्कोप नहीं है। मैं उस और कहीं को कोट अनकोट नहीं करता हूँ, ठीक शाब्दिक अर्थ में नहीं लेता हूँ। मैं उस और कहीं को और किसी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा देखता हूँ। उसको बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में देखने की ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट के लिए मैं समझता हूँ कोई बयान देना अपने आप को छोटा करना होगा ऐसी स्थिति में, जब उनके बनाए गए कई उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो क्यों चाहेंगे कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो उन्होंने अब तक नहीं किया? उससे बच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक कहना चाहिए परिपक्व मैसेज दिया, एक परिपक्व बयान दिया है। परिपक्व बयान दिया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर हारे हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मेहनत लगाई थी, ये भी उन्होंने स्वीकार किया। तो ये, हाँ, ये एक मैच्योरिटी की तरफ पायलट का बयान ज़्यादा नजर आता है। पूरी परिपक्वता बयान देने में यहाँ पर सचिन पायलट ने दिखाई है। और कहीं का मतलब कहीं भी हो सकता है। विकल्प खुले हुए हैं, 25 सीटें हैं, और आने वाले समय में वर्ष 2026 में परसीमन राजस्थान में पूरे देश में होगा। हो सकता है कुछ सीटें बढ़ भी जाएं। परसीमन बढ़ने के बाद विधानसभा में भी संख्या बढ़ेगी सीटों की, और लोकसभा में भी बढ़ेगी। लोकसभा में बढ़ेगी तो राज्यसभा में भी बढ़ेगी। तो कहीं का कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी लोकसभा गठित हो जाए जो वैभव गहलोत के लिए लकी साबित हो, या ऐसी कोई विधानसभा गठित हो जाए जो वैभव गहलोत के लिए लकी साबित हो। बिल्कुल, वो कहीं से तो अपने एक बोहनी करें। अभी तक उनकी बोहनी हो नहीं पाई है। करियर तो चल रहा है, लेकिन किक स्टार्ट नहीं हुआ है। मोटे तौर पर मैं अगर कहूँ वैभव गहलोत का, आरसीए की पारी को इससे अगर मैं अलग रखूँ तो। बहरहाल एक बयान आया मायावती का, जो उनका स्टाइल है, वो बयान कागज़ों में जारी करती हैं, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और उससे एक एंगल निकला जिस पर मैं बात करना चाहता था। मायावती का ये कहना था कि हमने हर बार मुस्लिमों को अच्छी खासी संख्या में टिकट दिया, लेकिन शायद मुस्लिम्स हमारे थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि फिर वो सीट्स हमारी वेस्ट हो जाती हैं, हमें उनका साथ मिल नहीं पाता है। तो आगे से अब सोच समझ कर ही फैसला करेंगे, मुस्लिमों को टिकट दें या न दें। कुछ और जातियों के बारे में भी उन्होंने कहा, जिसमें मुझे लगता है ओबीसीज होंगे या जनरल कैटेगरी के लोग भी होंगे, लेकिन बेसिक फोकस उनका मुस्लिम पॉपुलेशन पर था। अब जब मैं सोचता हूं तो बीजेपी ने कितने टिकट दिए थे? एक, कांग्रेस ने भी कम कर दिए, समाजवादी पार्टी ने भी कम कर दिए, आरजेडी ने भी कम कर दिए, तकरीबन सब ने कम किए, और उसके बाद किस तरह के नतीजे आए वो सभी के सामने हैं। तो क्या अब हम मुस्लिम्स को कम टिकट मिलता देखेंगे आगे के चुनावों में, और हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से संख्या घटाएगी? इस बार के चुनावों में सबसे ज़्यादा अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को किसी ने चुनाव में टिकट दिए तो वो मायावती की बसपा थी। लेकिन मुस्लिम समाज ने इसे जिस तरीके से पढ़ा, वो ये था कि वो मुस्लिम समाज को बांटना चाहते हैं, डिवीजन क्रिएट करना चाहते हैं। बसपा को एक वोट कटुआ पार्टी की तरह से देखा। मुस्लिम समाज ने इस बार जो वोट किए हैं बहुत सोच समझ करके किए हैं, और बिल्कुल उसमें डिवीजन दिखाई नहीं दे रहा। बसपा को कोई शेयर किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटर्स का नहीं मिला, और वजह यह है कि जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, वो डिफरेंस आप यूपी में देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 30,000, 35,000, कहीं 22,000, कहीं 25,000, ये सारे वो वोट्स हैं जो बीजेपी को फ़ायदा दे देते थे जब बसपा काट लिया करती थी।
लेकिन इस बार वो सारे के सारे वोट्स एक तरफ यानी सपा को पड़ते हुए दिखाई दिए और बसपा को इससे नुकसान हुआ। नुकसान में अगर कोई सबसे ज़्यादा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी रही है। वोट शेयर में कमी आई है, सीट्स में कमी आई, हर तरह से अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान झेला तो वो है बीएसपी। लेकिन मुसलमानों ने बहुत इन जनरल बयान जारी करने के बाद आपने कोई दोस्ती की ओर नया कदम नहीं बढ़ाया है? हालांकि पॉलिटिकली कभी ऐसे बयान दिए नहीं जाते, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब किसी ने नहीं दिया तो नहीं दिया। एक नृपु को एक जो सुप्रीमो हो खास तौर पर किसी एक पार्टी का, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने आप को संयमित रखे। लेकिन ये उनकी खींच भी प्रदर्शित करता है कि जब हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश की और आपने हम ही को वैल्यू नहीं दी। लेकिन वो क्यों वैल्यू देते? उनका काम देखिए, मुस्लिमों ने इस बार किसी को जिताने के लिए नहीं, बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। और अगर वो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे थे तो उनको पता था कि अगर हमारे वोट बटेंगे तो किधर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि उन्होंने जो वोट किया है वो सोच समझ करके किया। उसमें बीएसपी होती या कोई और भी होती, कोई तीसरा भी होता, उसको भी वो वोट नहीं करने वाले थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वोट कटें या बटें। और इस चीज़ को नरेंद्र मोदी पहले ही भाप गए थे। आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान उनका एक स्टेटमेंट, जब उन्होंने मुस्लिम समाज को ये अपनी तरफ से बताने की और समझाने की कोशिश की थी कि सरकार गिराने के लिए वोट करने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखें। वो शायद इस बात को नरेंद्र मोदी भांप चुके थे। लेकिन अब मायावती बैक टू द बेसिक्स लौटेंगी। मतलब जिस तरह की राजनीति कर उन्होंने अपनी छवि को सबसे चरम तक पहुंचाया, वो उसी सियासत की ओर लौटेंगी। और वो इसलिए भी लौटेंगी क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अब कुछ और चेहरे ऐसे आ गए हैं जो मेरे परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं और अच्छी सेंध लगा रहे हैं। परंपरागत वोट पूरी तरह से खिसक गया है इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में। इनका जो परंपरागत वोट था वो पूरी तरह से खिसका हुआ नजर आया है। और ये जो बयान अब इन्होंने दिया है, एक रणनीति भी हो सकती है क्योंकि अधिकतर मुस्लिम को टिकट दिया है और कुछ समय बाद ही, मेरे ख्याल से साल या 6-8 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही प्रयोग विधानसभा में कांग्रेस ने भी किया था। महिला उम्मीदवारों को उतारा था, शायद 1.5 साल होगी, इतना ज़्यादा समय नहीं है, कम समय ही है चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। तो मेरे ख्याल से 3-3.5 साल का वक्त बढ़ गया। 2022 में शायद चुनाव हुआ था ना, 2000 में। हाँ, अभी समय है। तो मेरा थोड़ा आइडिया, तो एक तरह से एक प्रयोग भी हो सकता है। और मूल वोट यहाँ बसपा का पूरी तरह से खिसका है, विधानसभा चुनावों में भी खिसका है और लोकसभा चुनावों में भी खिसका है और अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं बसपा। तो अब उनको समय मिल जाएगा ना अपने बेसिक वोट बैंक को कैटर करने का। अगर 3 साल 3.5 साल का वक्त है तो मैं आपकी बात बिल्कुल सही मानता हूँ। आप कह रहे हैं बेसिक वोट बैंक को कैटर करने का, ये जो उनका स्टेटमेंट है ये मुस्लिमों के लिए नहीं है। ये जो उनका स्टेटमेंट है ये उस वर्ग के लिए जो उनका मूल वोट बैंक है। उनको ये बताना चाहते हैं कि देखो साहब, हमने इनको इतना किया और उसके बाद में हमको क्या मिला। कहीं वो गठजोड़ जो है वो एससी वोटर्स का और एसटी वोटर्स का, वो एक मुस्लिमों के साथ मिलकर एक ऐसा वोट बैंक नहीं बन जाए जो सपा के लिए आने वाले वक्त में फायदा क्या राहुल सेंधमारी कर रहे हैं? राहुल अच्छी खासी सेंधमारी कर रहे हैं इस वोट बैंक में। मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि राहुल एक पिछड़ी जाति के एक बड़े नेता के तौर पर उभरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जैसा कि दिखाई देता है। और मायावती ये भाप चुकी हैं और अभी फिलहाल उनको अगर अपना दोबारा अस्तित्व बनाना है तो यूपी से ही शुरुआत करनी होगी। मायावती को साथ मिलता हुआ भी देखा जाएगा। आप देखना, मायावती को साथ देने के लिए कई फोर्सेस है जो काम करेंगी। वो सब चाहती हैं कि मायावती बनी रहे, मायावती पावरफुल हो। एक कमज़ोर मायावती, एक कमज़ोर बसपा, कई ऐसी पावरफुल फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि कमज़ोर रहें। वो जितनी पावरफुल होंगी, पर हाँ उनसे पावरफुल नहीं होनी चाहिए, पर वो मेंटेन रहनी चाहिए। यूपी की राजनीति में उनका होना और एक पावरफुल तरीके से होना, उनके वोट बैंक का उनके साथ होना, ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे इसके अंदर बीजेपी का सहयोग भी बसपा को मिलता हुआ दिखाई देगा। मिल सकता है। हाँ, अपनी बात कंप्लीट करें मनोज। यही जो मूल वोट खिसका है बसपा की अन्य राज्यों में भी, खास करके मध्य प्रदेश का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा है। विधानसभा चुनाव होते थे तो 4 से 6-8 सीटें आती हुई रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में 1 सीट आई है, विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और राजस्थान में केवल 2 सीटें आई हैं। तो मूल वोट बसपा का पूरी तरह से खिसक चुका है और यहाँ भी जो चुनाव जीते हैं वो अपने बल पर ही जीते हैं, बसपा के मूल वोट से नहीं जीते हैं। तो बसपा अपना जो मूल वोट है वो पूरी तरह से खो चुकी है। और बसपा जिस तरह से पार्टी एकदम से उठी थी, पर एक कमी बसपा में हमेशा देखने को मिली है कि सभी वर्ग जो होता है सोशल इंजीनियर के हिसाब से साथ लेके चलना चाहिए, वो नहीं लेके चल पाती। वो जब लेने की कोशिश करती हैं
उनका बुरा दौर शुरू हो जाता है। ये इस बात को मैंने भी देखा है, इस बात को यूपी की सियासत में मैंने देखा है। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात है, कल देर शाम तक जब ये क्लियर नहीं था कि सरकार बनाने का दावा एनडीए कब पेश करेगी, और ये चल रहा था कि क्या आईएनडीआईए सरकार बनाने का प्रयास करेगी, तब खड़गे का बयान आता है कि नहीं, हम विपक्ष में बैठेंगे, हमें उसी के लिए चुना गया है, हम सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे। उसके ठीक 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी पीसी बुलाते हैं, और इस बार तो सारे चैनल्स ने वो पीसी दोबारा दिखाई है। एक काउंटिंग डे पर दिखाई थी, कुछ चैनल्स ने जो एक दूरी बनाकर रखी थी या 2 मिनट का मार्जिन रखा था कि 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, वो टूटा और लगभग पूरी पीसी तमाम चैनल्स ने दिखाई। उसमें ये तो समझ में आ गया कि विपक्ष की भूमिका प्ले करना चालू भी कर दी है। दूसरी तरफ अभी एनडीए वेट कर रही है, सरकार बनाने का दावा पेश होगा, उसके बाद पीएम मोदी शपथ लेंगे पीएम पद की, उसके बाद मंत्रिमंडल बनेगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस आ चुकी है। एक्शन वाली पॉलिटिक्स ये शायद समझ चुकी है कांग्रेस कि विपक्ष में रहना है तो एग्रेसिव रहना होगा। फायदा क्या है? अगले 5 साल आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। देखिए, आप जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक आप अपनी जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप सिर्फ सवाल पूछ कर विपक्ष में बैठ करके एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते रहें, ये वो। पर अब वॉकआउट करने की जरूरत नहीं है, अब आप सदन में दिख सकते हैं, लंबे वक्त तक दिख सकते हैं। अच्छा, खास बात यह है कि जो बीजेपी के वादे रहे, जो मोदी की गारंटी रही है, उसमें यूसीसी भी है। यूसीसी से जेडीयू और टीडीपी अनकंफर्टेबल रहेंगी, तो ये तो मौका देखेंगे। देखिए, इनको जितना मिला, और ये नहीं चाहते थे कि सत्ता में आए, इस इतने सारे दलों के गठजोड़ के साथ में जो एक मुद्दा था, मेन मुद्दा, वो था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना। एक चीज़ में कामयाब हुए कि बीजेपी कमज़ोर हुई, मोदी कमज़ोर हुए, इसमें वो कामयाब रहे। लेकिन इसके बाद जो अगला चरण है वो सबसे कठिन चरण है कि इन सबको एक साथ मिलकर के सरकार को चला पाना। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार को बहुत सारे दलों को साथ में लेकर के चलाया था, और कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े थे। क्या उस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ये सारी की सारी पार्टियां तैयार नहीं है? कई तो पार्टियां ऐसी जिनकी नींव, जिनकी ज़मीन, जिसकी शुरुआत ही कांग्रेस के विरोध से हुई, और कांग्रेस ने उन लोगों के साथ कभी कोलैबोरेशन नहीं किया, कभी गठबंधन नहीं किया। लेकिन वक्त ऐसा आया कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि आपको उनको कमज़ोर को एक साथ आना पड़ा। आप सदन में विपक्ष के तौर पर तो इनको साथ में देख सकते हैं, लेकिन जब आप कल्पना करेंगे कि सत्ता पक्ष में इनको बैठना पड़े और ये सब के सब साथ में बैठ जाएं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ में, बिल्कुल नामुमकिन है। वो परिस्थिति नहीं बनती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आप शुरुआत में बनी है और बाहर से समर्थन का रास्ता हमेशा होता है, पर कांग्रेस का जो इतिहास है बहुत सारी पार्टियों को साथ में लेने का या लेकर के चलने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। आप देख लीजिए। एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ, जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी अकेली चलती है और अपने साथियों का ख्याल नहीं रखती अगर वो अपनी पर आ जाए, तो ये यूपीए के टाइम पे हम कांग्रेस में भी देख चुके हैं। जब परमाणु करार था, यूपीए के सहयोगी दलों में से कुछ ऐसे दल थे जिन्हें वो रास नहीं आ रहा था, उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया। हालांकि बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाए रखी, लेकिन कांग्रेस भी अपने स्टैंड पे अडिग रही, जैसे मोदी अपने स्टैंड पर अडिग रहते हैं। ये एक फेस था। लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि राहुल को पीसी करते देखना, उनके द्वारा जेपीसी की मांग उठाना, क्या राहुल को कांग्रेस संसदीय दल अपना नेता चुनने वाला है? मैं तो ऐसे राहुल की जल्दबाजी कहूँगा, क्योंकि अभी तक ना तो सरकार के गठन के लिए दावा पेश किया गया है, ना ही शपथ हुई है, और ना ही उनको विपक्ष का नेता चुना गया है, जैसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। उसके लिए भी शायद कल फैसला होना है। कल ये तो वार्म अप है अब समझिए, ये तो वार्म अप है जो कर रहे हैं राहुल। हाँ, पर ये है, अगर कोई मुद्दा है तो उठाना चाहिए, चाहे वो पीसी के माध्यम से उठाएं, चाहे सदन में उठाएं। मुद्दा हो तो उठाना चाहिए जो कि आमजन के हित का हो। नहीं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम संसदीय दल का नेता या नेता प्रतिपक्ष जैसा कुछ देखने वाले हैं राहुल को? हो सकता है, बिल्कुल देख सकते हैं कि राहुल गांधी अभी कम से कम डबल डिजिट की सारी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी से अगर राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से, चूंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से होंगे जिसके पास लगभग 100 सीटें हैं, 100 ही मान लीजिए, तो फिर उनकी सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा स्टेक होता है कि उनको ये पद दिया जाए, और अपने पार्टी के बीच में बिल्कुल उनके अलावा कोई स्वाभाविक चॉइस होती नहीं है। तो राहुल गांधी जिस तरह का एग्रेशन भी शो कर रहे हैं वो विपक्ष के एक नेता के तौर पर है।
और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ही आपको विपक्ष के नेता के तौर पर दिखाई देंगे। पहले बड़ी अटपटाहट थी एक वक्त पे, जब इतना ज़्यादा नंबर नहीं होता था, तब अधीर रंजन चौधरी जैसे विपक्ष के नेता बना दिए गए थे, लेकिन अब वो चुनाव हारे हैं। अब उनका भी ये कहना है, अगर आपने आज पढ़ा हो उनके दुखड़े को, अगर आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखा हो, उनके पास किसी का फ़ोन तक नहीं गया, किसी ने पूछा तक नहीं कि अधीर रंजन चौधरी कोई है कि नहीं है। कांग्रेस तक के किसी बड़े नेता ने नहीं पहुंचा। अब वो खुद कहते हैं साहब कि मेरे साथ तो दिक्कत ये है कि मैंने यहाँ जीवन भर ममता बनर्जी से लड़ाई लड़ी, आप उनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा और मेरे जैसे वो नेता कहाँ जाएंगे जो कांग्रेस से लड़ते रहें। तो ये एक आने वाले वक्त में आप कांग्रेस की, आपके सवाल से थोड़ा सा अलग हटते हुए मैं थोड़ा सा खोलते हुए बता रहा हूँ कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि जब उनको जाकर के तमिलनाडु में अपना स्टेक ढूंढना होगा, तब वो स्टेक ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर डीएमके पहले से स्थापित होगी। गठबंधन के साथ में जब वो अपना स्टेक ढूंढने के लिए जाएंगे बंगाल में, तब उनको वो जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पहले से टीएमसी बैठी होगी। और समाजवादी पार्टी क्या इतने बड़े दिल की हो जाएगी कि वो चाहेगी कि नहीं कांग्रेस आ जाए, कहीं थोड़ी बहुत जगह उसको देते हैं। जब सत्ता की बात आती है और जब विधानसभा चुनाव होंगे, तब आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अब कैसे बड़े भाई के रूप में डिक्टेट करती है अपने टर्म्स को, और किस तरीके से कांग्रेस को चलाने की कोशिश करती। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में तो एक बड़ी भूमिका में आपको दिखाई दे गई। जहां बीजेपी कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला है, वहां आपको बड़ी बनती दिखाई देगी। लेकिन जहां रीजनल दल आ गए जिनके साथ आपका गठजोड़ है, वहां वो किस भूमिका में होगी, इस भविष्य को लेकर के कांग्रेस को काम करना है, राहुल गांधी को काम करना है। अब राहुल गांधी अपनी पार्टी को कैसे बड़ा बनाते हैं और उन कार्यकर्ताओं को कैसे जगह देते हैं जो इन स्टेट्स में काम कर रहे हैं, जहां उनका गठबंधन किसी के साथ में है और वो पार्टी ज्यादा बड़ी हो गई और कांग्रेस के लिए जगह नहीं बची। मैं असेंबली चुनाव की बात कर रहा हूं, जब अलग अलग स्टेट्स में होंगे तब। मैं इसमें एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है वो संसदीय दल का नेता बने, हो सकता है नेता प्रतिपक्ष भी बने, बशर्ते कि वो किसी से गले ना मिले, गले ना पड़े, आंख ना मारे, फ्लाइंग किस न दें, तो वो एक अलग गंभीर स्वभाव के दिखाई दें। क्योंकि हमने कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं राहुल का। ये नया जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वो उन सारी हरकतों से दूर होगा। लेकिन जब बात की कांग्रेस का विरोध करने वालों के साथ, अब कांग्रेस अगर साथ चलने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा रहा है कि इन चुनावों में बीजेपी में जो लोग बाहर से आकर चुनाव लड़े, उनके मोर देन 70% लोग या अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास लोग हार गए। जो यहाँ वहाँ से आए थे वो हार गए। उसकी हार के पीछे जो मुख्य कारण है, जो मूल कार्यकर्ता है भाजपा का, जो लंबे समय से, दशकों से पार्टी के कार्यक्रमों के लिए दरियां बिछा रहा है, कुर्सी सेट कर रहा है, लोगों को इकट्ठे कर रहा है, बुला रहा है, उन लोगों को वरीयता न देकर, कह सकते हैं पैराशूटी उम्मीदवार आया, उसको मैदान में उतार दिया, जो उनको पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारे ही बीच में से कोई हो, कोई पैराशूट से उतरा हुआ उम्मीदवार ना हो, और जिसके चलते उन्होंने उनको नज़रअंदाज किया। और हो सकता है कि विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं। कांग्रेस पार्टी से मान के चलो भाजपा में कोई आता है और लंबे समय से भाजपा में जो आदमी काम कर रहा है तालमेल नहीं बैठा पाता, आम कार्यकर्ता भी तालमेल नहीं बैठा पाता। जब तालमेल नहीं बैठा पाता तो जो जिस तरह से भाजपा का चुनाव में रहता है, पन्ना प्रमुख के अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं और बूथ अध्यक्ष होते हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी होती है मतदाता को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाने की। वो सब घर बैठ जाते हैं। यही कारण हुआ जहां जहां हारी है। उसका एक ये भी कारण है, और एक आपने शायद नहीं देख पाए होंगे, एक बयान आया आज, मंत्री हैं राजस्थान सरकार में झावर सिंह खर्रा, उन्होंने बयान दिया है कि राजस्थान में जो हारे हैं वो गलत टिकट वितरण की वजह से हारे हैं। बोले झावर सिंह खर्रा ये बोले हैं। तो उन्होंने सीधा जो निशाना साधा है वो शीर्ष नेतृत्व है जिन्होंने टिकट बांटी है। अब ये बात स्पष्ट हो रही है कि जिस तरह से टिकट राजस्थान में बांटी हैं, ये हम भी मान के चल रहे हैं कि कई टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ। अगर टिकटों का वितरण सही हुआ होता तो शायद अब जो तस्वीर देख रहे हैं 14-11 की, ये नहीं देखनी होती। पहली बार बीजेपी कुछ अलग तरह के माहौल का सामना कर रही है पिछले 10 सालों में, मतलब 2014 और 2019 के को ही लेकर मैं बोल रहा हूँ। इस बार एकदम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है टीएम। ये इस तरह की खबरों का सामने आना कि
टीएमसी से ये बात पता चले कि बीजेपी के कुछ विधायक और सांसद हमारे संपर्क में आ चुके हैं और वो पाला बदलना चाहते हैं, वो भी भीतर ही भीतर चल रही नाराजगी की ओर इशारा करता है। और इन सबके बीच आरएसएस के एक दिग्गज का दोबारा मेन स्ट्रीम में लौटना इस जिम्मेदारी के साथ कि तमाम संभावनाओं पर नज़र रखो, कौन हट सकता है कभी भी और उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये आरएसएस का वो चेहरा है जो कि इन 10 सालों में धीरे धीरे साइडलाइन किया गया था। बीजेपी के द्वारा आरएसएस दोबारा एक्टिव हो रही है। आपको नागपुर तो जाना पड़ेगा, और अब तो जाना ही पड़ेगा। एक बात स्पष्ट हो गई कि बिना नागपुर के रास्ता नहीं निकल सकता, क्योंकि वो आपके कहना चाहिए ज़मीन में है, वो आपके डीएनए में है, वो आपके खून में बहता है। आप उसको बदल नहीं सकते और किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते। आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से सोशल इंजीनियरिंग किस तरह से बैठाते हैं, क्या उनका काम होता है और किस किस तरीके से वो कई आपको पन्ना प्रमुख दिखाई देते हैं, उनको किस तरह का सहयोग आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मिलता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आरएसएस कार्यकर्ता कहना चाहिए सबसे ज़्यादा एवरेज का व्यक्ति होता है। एवरेज यानी कि आप कम पेट्रोल डालो वो सबसे ज़्यादा दौड़ता है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना पेट्रोल के दौड़ते हैं, है ना। तो ये आरएसएस का बीजेपी को एक हिडन सहयोग रहा है, और ऐसा सहयोग रहा है जिसको कि भूला नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। तो वहाँ बीजेपी को लौटना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपने पूछा कि ममता बनर्जी किस तरीके से आने की बात कर रही हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर वो कहती हैं कई लोग उनके संपर्क में हो सकता हो, ऐसा मैं इसलिए रणनीति है या सच्चाई? हाँ हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब बाबुल सुप्रियो के लिए ऐसा कहा जाता था। बाबुल सुप्रियो केंद्र मंत्री हुआ करते थे, और बाबुल सुप्रियो चुनाव हारे, और हारने के बाद में उन्होंने एक दिन के अंदर दल बदला और वो टीएमसी में शामिल हो गए, और टीएमसी ने उनको हाथों हाथ गले लगा लिया। बंगाल की राजनीति बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं की भी ले लो, राजस्थान की राजनीति ले लो, आपको ध्यान हो बाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे गिरिराज सिंह मलिंगा, और उन पर एक कर्मचारी से मारपीट करने के आरोप लगे थे, और भाजपा ने करीब 1.5 महीने विधानसभा नहीं चलने दी इसी मुद्दे को लेकर, और अब भाजपा ने उन्हीं को टिकट दिया और वो भाजपा के टिकट पर लड़े। तो राजनीति में सब कुछ संभव है। पिछले चुनावों में हम जाएं तो बुआ भतीजा एक साथ थे, किसी ने सोचा था कि सपा और बसपा एक साथ एक मंच पे आ जाएंगी? तो राजनीति में सब कुछ संभव है। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंगली एक डिफरेंस है ममता बनर्जी और बाकी जगहों पर कि अगर आपके पीछे कोई जांच एजेंसी पड़ी है और आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपके लिए कैसे लड़ना है वो देखना हो तो ममता बनर्जी को देखो। वो अपने लोगों के लिए लड़ जाती हैं, वो उस तरह से ठंडी नहीं बैठती जैसे कुछ जगहों पर सिर्फ बयानों के ज़रिए ठंडा बैठा जाता है। ममता बनर्जी उसके विपरीत है। तो ममता बनर्जी में बंगाल में हो सकता है लोगों को वही छवि नज़र आए जो एक वक्त तक मोदी के साथ रहते हुए मोदी में नज़र आई है। तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो रास्ते हो सकता है तलाश रहे हों। मेरा अंतिम सवाल इस बात को लेकर है कि इन नतीजों के बाद मैं मरुधरा की सत्ता में कोई मेजर बदलाव तो नहीं देख रहा हूँ। एक आध 2 चेंजेस अगर हों तो वो मंत्रिमंडल के स्तर पे हो सकते हैं, और शायद किरोड़ी लाल अगर इस्तीफा दे दें तो वो एक आध चेंज हो सकता है। लेकिन मैं संगठन में बदलाव देख रहा हूँ। सीएम ब्राह्मण है, सीपी जोशी जो सिर्फ अपनी सीट तक ही सिमट कर रह गए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हों इन चुनावों में पूरे प्रदेश में, जैसे कि गोविंद सिंह डोटासरा थे वैसा वो नहीं कर पाए, अन्य केंद्रीय मंत्री भी नहीं कर पाए। तो मैं संगठन में अब आने वाले समय में बदलाव देख रहा हूँ। उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि या तो ओवर ऑयलिंग की ज़रूरत है या मॉडिफिकेशन की। 11 सीटें जो हारी हैं वहाँ के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वोटों में पिछड़ी थी, और बीजेपी ने उसकी समीक्षा की होगी। या तो वो समय रहते समीक्षा पर अमली जामा नहीं पहना पाए, और या फिर स्थिति भाप नहीं पाए। कई लोगों के राजनीतिक कद कम हुए हैं। सीपी जोशी को मैं इस बात को लेकर के कटघरे में नहीं रखता हूं कि वो अपने लोकसभा सीट तक सीमित रहे। मैं ये कहता हूं कि क्योंकि जो स्ट्रेटजी थी वो प्रदेश स्तर पर तैयारी नहीं हुई थी इस लोकसभा चुनाव की, और उनको ये साफ निर्देश थे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र को देखिए, और न सिर्फ सीपी जोशी बल्कि जितने भी दूसरे नेता थे उन सबको कहा था आप अपने लोकसभा क्षेत्र को देखिए, बाकी जो घूमने का काम है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर किया जाएगा और बाकी दिल्ली से आए हुए नेता उस जिम्मेदारी को संभालेंगे। दिक्कत ये थी जहाँ आपको इधर उधर घूम करके अपनी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सेफ सीट थी सीपी जोशी के लिए, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वहाँ से ज़रूरत नहीं थी। सीपी जोशी वहाँ से फंसे हुए नहीं थे। तमाम दूसरे नेता जो अपनी दूसरी सीट पर जाकर के मेहनत कर सकते थे वो लोग अपनी सीट को छोड़ करके बाकी सीटों पर मेहनत करते हुए दिखाई दे सकते थे। खास तौर पर अगर मेघवाल वोटों का ताल्लुक था, बाड़मेर जैसलमेर में हेल्प करनी थी या फिर जोधपुर में काम करना था, तो उसके लिए आप अर्जुन राम मेघवाल को फ्री कर सकते थे कि वो दूसरी सीटों पर जाकर चूरू पे जाकर और मेघवाल वोटों को हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ गंगानगर में कितनी ज़रूरत थी उनकी, वहाँ जाकर के आप लामबंद करने का काम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक भूल थी। सीपी जोशी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना मैं नहीं मानता। सीपी तो संगठन में बदलाव होंगे नहीं होंगे? संगठन में बदलाव होंगे। ना? आपको भी लगता है संगठन में बदलाव के संकेत हैं? संगठन में बदलाव होंगे और जल्द ही बदलाव होंगे, और ये पूरी तरह से तय है कि जिस तरह से 2.5 महीने का कार्यकाल माने अगर सरकार का, उसके बाद आचार संहिता लग गई थी, यहाँ ये बात भी आई है कि जो विधायक हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही और मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो अब जो संगठन में बदलाव देखने को मिलेगा वो सोशल इंजीनियरिंग के साथ होगा। पूरा भाजपा पूरी तरह सोशल इंजीनियरिंग करेगी। जो लोग, या ये कह सकते हैं जो जिस वर्ग से उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है या नाराजगी दिखाई दे रही है दोनों चुनावों में, उनका आएगा और उनके जो बड़े चेहरे हैं उनको आगे किया जाएगा। हालांकि वो सत्ता के फॉर्मूले में भी दिखेगा, सेंट्रल में जो मंत्रिमंडल बनना है उसमें भी दिखेगा, और हो सकता है क्योंकि विस्तार तो अभी बाकी है, विस्तार में भी या फेरबदल हुआ तो उसमें भी ये चीज़ नज़र आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये था सुर्खियों से आगे। नमस्कार।